एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी का 10th क्लास का फुल सिलेबस। उसमें हमने लास्ट क्लासेस जो चैप्टर था आपका वो किया था 8th चैप्टर, जिसमें कि था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है, न्यू जो ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन होती है वो आता है रिप्रोडक्शन के अंदर। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल वो की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, जिससे ही क्या न्यू फॉर्मेशन होती है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था इसमें कि जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होती है क्योंकि दो उसमें इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, जिसमें कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन कम होती है। अब देखो, लॉन्ग टर्म तक जब वेरिएशन आती रहेगी, ठीक है, जैसे कि एक जनरेशन थी उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आई, दूसरी वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में आई, तीसरी, जैसे जैसे वेरिएशन होती रही, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है और वो कैसे वेरिएशन होती है और वो क्या अपना में बताती है कि इवोल्यूशन हो रही है, वेरिएशन हो रही है, वो किस बेसिस पे है और क्या उसमें करैक्टर आते हैं, ठीक है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आता है आपका चैप्टर क्लास 10th का 9th चैप्टर, जो कि है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए कोई भी चीज डेवलप हो रही है, पहले क्या था, आपको जनरल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेते हैं, जैसे कि पहले थी बैलगाड़ी, पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आई, घोड़ा यूज करने लगे, अलग अलग, ठीक है, गाड़ियां आई, जहाज आए, एयरप्लेन आए, बसेस, रेलगाड़ी, अलग अलग। अब उनमें मॉडिफिकेशन होती जा रही है, नई नई चीजें और बनती जा रही हैं, तो ये क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के मुताबिक, और जिससे डेवलपमेंट हो रही है, हमें न्यू चीजें मिल रही है, वो आ गया आपका इवोल्यूशन के अंदर। बट व्हाट अबाउट हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद आपके पेरेंट्स हुए, फिर आप आए, ठीक है, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ करेक्टर आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, मदर से, फादर से, एंड कुछ करेक्टर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो मेन वजह हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में भी कि डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, इनहेरिटेड करेक्टर होता है, जो क्या करता है, करेक्टर, कुछ करेक्टर जो पिछली जनरेशन के होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, तो वो आ गया आपका हेरिडिटी। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। फिर आता है जैसे कि एक्युमुलेशन, वेरिएशन ड्यूरिंग आपके रिप्रोडक्शन में क्या वेरिएशन होती है। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, आर से नोट कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, न्यू इंडिविजुअल बना, जिसमें वेरिएशन क्या होती है, मोर होती है, कंपेयर के किसके, सेक्सुअल के, क्योंकि जिसमें एक ही प्रेजेंट होगा उसी से नई फॉर्मेशन होगी, जैसे दो बन गए फिर नेक्स्ट बन गए, ठीक है, तो बढ़ तो रहे हैं, बन रहे हैं, बट वेरिएशन जो है इसमें वो लेस है, किसके कंपेयर, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पढ़ते हैं। अब हमने लगभग मेथड भी डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म आए जैसे कि बैक्टीरिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जिसमें कि आपके एक इंडिविजुअल था, जिससे पहले दो बने, दो से फिर चार बने, चार से फिर आठ, ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, जिससे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी भी चीज की, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मत समझना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अब हर काम आप खुद ही तो नहीं करते हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और आपके एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीजें मिली है, बन रही हैं, ठीक है, वो अलग अलग मोड से बनती हैं, जैसे सेक्सुअल मोड से भी बनती है, कुछ सेक्सुअल मोड से भी बनती हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वेरिएशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि वेरिएशन जो होगी, जब वेरिएशन हो रही है टाइम पीरियड के मुताबिक, उसको बोला जाता है आपका इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो समझ आ गई कैसे वेरिएशन है, किसमें ज्यादा है किसमें नहीं है। अब वेरिएशन कैसे होती है, क्या मेन कैरेक्टर इसमें हेल्प करता है, वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट जो डिस्कस करते हैं हम हेरिडिटी, ठीक है, वन बाय दोनों कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हेरिडिटी क्वेश्चन कि हेरिडिटी कैसे हेल्प करता है वेरिएशन के लिए, ठीक है। देखो, हेरिडिटी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, दोनों से न्यू बना, तो कुछ
कुछ करेक्टर इसके आए, कुछ करेक्टर इसके आए, और न्यू जो फॉर्मेशन हुई, ठीक है, कुछ करेक्टर देखना आपके आईज नोज कुछ मम्मा की तरह है, कुछ पापा की तरह है, कुछ करेक्टर, तो वो आ गया आपका हेरिडिटी। इसको बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट। क्या बोला जाता है? इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, जो क्या है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स तक पहुंचा, पेरेंट्स से फिर आप तक, ठीक है, चाइल्ड तक पहुंचा। तो जो करेक्टर लॉन्ग टर्म चले जा रहे हैं वो होते हैं हेरिडिटी करेक्टर, ठीक है, इनहेरिटेंट करेक्टर, मतलब जो पुराने जनरेशन से नए जनरेशन में आए। अब इसको देखो, ऐसे ही कोई चीज तो नहीं बनती ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी किसी ने भी कुछ बोल दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है, जैसे कि अगर एक करेक्टर हो गया, हमने पढ़ा था जैसे कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, जो हेल्प करता है आपका हेरिडिटी के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंट करेक्टर के लिए, कि पेरेंट्स के बच्चों में आएंगे। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर आपके एक साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे? मैंडलियन, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैंडलियन साइंटिस्ट, ठीक है, तो उन्होंने इसमें बात की थी, मैंडलियन, ठीक है, या मैंडलियन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, या मैंडलीज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ये डायरेक्टली मैंडलीज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, क्यों किया, क्या चीज ली, क्या नहीं ली, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। जो एक बात खास बात समझिए, जो मैंडलिन का एक्सपेरिमेंट था ना, वो जब इन्होंने रिसर्च की थी तो किसी को समझ नहीं आया था, इन्होंने बहुत वर्क किया था, बट इनके काम को, अब देखो होता है ना कि अगर आप में काबिलियत है तो हर कोई थोड़ी ना पहचान पाता है, तो वैसे ही इनके काम को किसी ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इनके काम को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि एडवांस था उस टाइम के मुताबिक, इसलिए कोई समझ नहीं पाया। अब ये मत सोचना कई बार कि आप अगर आपके में कुछ क्वालिटी है, अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो यानी आप गलत ही होंगे, हो सकता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। तो वैसे ही मैडलिन का जो एक्सपेरिमेंट था वो उनको समझ नहीं आया। फिर बाद में जब रिसर्च चली, इनहेरिटेंट करेक्टर की बात की गई, तो बाद में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैडलिन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बट तब तक तो लेट हो गया था, मैडलिन को मरे हुए 16 साल हो गए थे, तब उनके करेक्टर को माना गया। और फिर हर बुक देख लोगे ना, जब हेरिडिटी की बात की जाएगी तो मैडलिन के एक्सपेरिमेंट की बात की जाएगी। तो समझ गए, मैडलिन का एक्सपेरिमेंट था, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट लिया, किसके ऊपर किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट है, किसी चीज का तो लेंगे, किसके ऊपर करना है? गार्डन पी लिया, ठीक है, गार्डन पी, पी तो पता है ना, मटर, ठीक है, मटर का एक्सपेरिमेंट किया। अब समझोगे, अब इन्होंने प्लांट्स में लिया, कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया? जरूरी थोड़ी ना मैंने पी का ही लेना था। इन्होंने पी का इसलिए लिया क्योंकि अब इसको ग्रो करने में 4-5 महीने ज्यादा नहीं लगते, और इसमें करेक्टर भी शो होते हैं, इसलिए इन्होंने गार्डन पी का एग्जाम्पल लिया। इन्होंने अलग अलग करेक्टर लिए, जैसे कि राउंड, ठीक है, राउंड, व्रिंकल सीड, ठीक है, अलग अलग चीजें ली, ठीक है, रेड, येलो कलर, ठीक है, कलर के बेसिस पे, लीफ के बेसिस पे, टॉल, शॉर्ट, ऐसे करके इन्होंने 7 करेक्टर्स लिए, जिसके बेसिस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है, जो आता है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोला गया था, चलिए देखते हैं। जैसे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट की बात की थी, तो इन्होंने गार्डन पी का एग्जाम्पल लिया था, अलग अलग इन्होंने करेक्टर लिए थे। अब करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ये समझिए। करेक्टरिस्टिक बोलते हैं ना, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ठीक है, मतलब प्लांट है, प्लांट ग्रीन कलर का होता है, लीव्स उसकी, ठीक है, स्टेम होती है, रूट होती है, ये होती है, किस किस कलर की होती है, अब वो डिपेंड करेगा प्लांट कौन सा है, तो वो आते हैं उसके करेक्टर। तो वैसे ही इन्होंने 7 करेक्टर लिए, भी डिस्कस किया। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो, इन्होंने टॉल टॉल प्लांट लिए 2, ठीक है, एक स्मॉल प्लांट लिया, ठीक है, फिर इन्होंने इसमें फर्टिलाइजेशन करवाई, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई, तो क्या बना, तो बना एक टी एंड स्मॉल टी। बट ये कैसा था, ये टॉल था, देखने में कैसा था, टॉल था। अब इसमें स्मॉल टी भी तो था, बट टॉल क्यों आया? देखिए, इन्होंने ये बात की, एक करेक्टर, जो करेक्टर होगा, एक करेक्टर जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट, ठीक है, और एक जो करेक्टर होगा वो होगा आपका रिसेसिव, इट्स
मतलब उसका दबदबा है। और रिसेसिव जो अकेले एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मतलब रिसेसिव अंदर सिमटा हुआ रहा है। तो इसमें जो टी था, कैपिटल टी, जो क्या था, वो था डोमिनेंट ट्रेड। तो क्या जो हुआ, जो प्लांट बना न्यू जनरेशन का, वो कैसा था, वो बना आपका टॉल, क्योंकि दूसरा ट्रेड तो रिसेसिव था। बट इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ये ट्रेड खत्म हो गया, क्या जो शॉर्ट प्लांट थे उनका ट्रेड खत्म हो गया। तो इन्होंने फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई, तो इन्होंने एक और ऐसे ही ट्रेड लिया, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर एक आ गया आपका टी कैपिटल, एक टी कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। फिर ऑब्जर्व किया, जो ये ट्रेड थे ये क्या था, एक टॉल आ गया और एक जो मिला वो आ गया आपका शॉर्ट, ठीक है। इट्स मीन फर्स्ट जनरेशन में तो टॉल था और सेकेंड जनरेशन में जो अब F2 जनरेशन, देखो F1 बोला गया और इसको F2 प्रोजेनी। जब रिसर्च की गई तो देखा उन्होंने, जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें एक शॉर्ट आया। इट्स मीन मतलब जो करेक्टर था फर्स्ट जनरेशन में वो खत्म नहीं हुआ था, अपनी पहचान पे बोलते ना, हर किसी को अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इट्स मीन सभी की वैल्यू होती है, कुछ शो कर जाते हैं, कुछ नहीं शो करते। यहाँ पे एक भारी था, ठीक है, एक पलड़ा भारी था, तो क्या हुआ, वो डोमिनेंट ट्रेड आ गया, वो टॉल हो गया। बट जब वो अपने सिमिलर, ठीक है, रिसेसिव ट्रेड के साथ ही मिला तो वो शॉर्ट प्लांट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये बात की गई थी। में आएंगे इसके F3 जनरेशन में आएंगे तो फिर वेरिएशन होगी, ज्यादा शॉर्ट होंगे, वैसे मिक्स होंगे, टॉल भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे। मतलब इसका कि अपना करेक्टर नहीं खोया है किसी ने भी, इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी बनती है। जब सिचुएशन होगी तब क्या होता है, वो अपने आप ही काम हो जाता है, ठीक है। तो यानी आप पढ़ते रहो, करते रहो काम और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। जब इसको अपनी कंडीशन दी गई प्रॉपर, इसको रिसर्च भी मिल गया तो इसने अपना कैरेक्टर शो किया। वैसे ही सिचुएशन आएगी तब आप भी अपना पोटेंशियल शो कर पाओगे। इसलिए कंटिन्यू अपनी जो पहचान है वो नहीं खोनी होती, जैसे कि इसमें इन्होंने किया, ठीक है, इसमें पहचान नहीं खोई। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मेंडलियन ने क्या लिया, इन्होंने लिया कि एक राउंड शीट, ठीक है, राउंड, ठीक है, टॉल, ठीक है, या बोल सकते हो राउंड रेड, ठीक है। एक लिया इन्होंने व्रिंकल, ठीक है, व्रिंकल, और क्या बोल सकते हो शॉर्ट या येलो, ठीक है, ये लिया। फिर अब पिक्चर में देखिए, फिर इन्होंने इसकी आपकी क्या करवाई, रिप्रोडक्शन करवाई। रिप्रोडक्शन के बाद ऑब्जर्व किया कि जैसे ही डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, अलग अलग जीन मिले, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक करेक्टर क्या शो हुआ, एक करेक्टर तो अपनी राउंड और राउंड शीड है, ठीक है, और रेड कलर का है। बट जब डेवलप हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, रिप्रोडक्शन हुई, तो क्या हुआ, तो कुछ जो करेक्टर थे वो राउंड थे बट रेड कलर के नहीं थे, वो येलो कलर के थे। कुछ व्रिंकल थे, वो क्या थे, कुछ आपके रेड कलर के थे। एक कैसे पॉसिबल हो गया, ऐसा क्या था, मतलब जो भी करेक्टर है, देखो माना राउंड है, टॉल है, रेड है, कोई भी है, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, डीएनए हेल्प करता है इनहेरिटेड करेक्टर के लिए। तो वो जो उसमें करेक्टर थे, वो एक करेक्टर राउंड वाला करेक्टर पास हो गया बट दूसरा करेक्टर रिसेसिव रह गया, जिसमें कि आपके येलो कलर आपका क्या आ गया, आपका डोमिनेंट ट्रेड आ गया। मतलब डिपेंड करेगा कि कैसे वो वर्क हो रहा है, उसके बेसिस पे कौन सा डोमिनेंट आ जाएगा, कौन सा रिसेसिव आ जाएगा। मतलब जो डोमिनेंट आ गया वो शो हो जाएगा, दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। जब टाइम आएगा तो वो अपना खुद का पोटेंशियल शो करेगा। तो मतलब ये बात की गई थी उन्होंने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। इट्स मीन जो भी करेक्टर लिए गए वो अपना शो करेंगे वक्त आने पे। अगर माना F1 जनरेशन में नहीं शो हुआ, जैसे कि कुछ करेक्टर ग्रैंड पेरेंट्स के हैं, वो आपके पेरेंट्स में नहीं है, बट आपके कुछ करेक्टर ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करते हैं। मतलब कुछ जो करेक्टर थे पेरेंट्स में शो नहीं हुए, उसमें वो थे तो वो रिसेसिव मोड में थे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो डोमिनेंट मोड में आए। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस, ठीक है।
समझ आ गया। फिर एक और चीज आती है कि हाउ दिस ट्रेड कैसे ये शो होते हैं, ठीक है। मैंडलिन ने बात की थी हाउ दिस ट्रेड गेट एक्सप्रेस, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, हाउ डज दिस ट्रेड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड। अब ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट की बात की गई, वक्त आएगा तो शो होगा। जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स के जो करेक्टर थे वो आप में आएंगे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर ये कैसे वर्क करेगा, देखिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो कि आता है आपका इनहेरिटेंस ट्रेट, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आएगा, ठीक है। ऐसा ही दूसरे का, ठीक है, एक माना मेल का करेक्टर आ गया, एक आ गया आपका दूसरा फीमेल का, उसमें भी क्रोमोसोम है, ठीक है, फीमेल का। तो ये कैसे वर्क करेगा, देखिए दो चीजें थी बट जो न्यू इंडिविजुअल बना उसमें तो कांस्टेंट ही होगा। तो कैसे वर्क करता है, हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया था। जैसे कि आपका डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये आपका पेरेंट्स का, एक पेरेंट्स का दूसरे पेरेंट्स का, तो इसका भी एक डीएनए आएगा, इसका भी एक दूसरा डीएनए आएगा, और ये क्या बना देंगी, एक फुल डीएनए। मतलब एक करैक्टर मेल का, कुछ करैक्टर फीमेल के, और फिर 2 कॉपीज ऑफ ए डीएनए क्या बनाएगी, 1 कॉपी ऑफ ए आपके डीएनए की। अब ऐसा थोड़ी ना कि पेरेंट्स में क्या थे, इतने नंबर ऑफ डीएनए थे, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए थे, इसमें डबल हो गए, डबल के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन, और इससे तो क्या होगा, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ कि हाफ एक का आया, हाफ दूसरे का आया, और फिर नया फॉर्मेशन हुई। ये फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही मेल के करेक्टर, फीमेल के करेक्टर, और क्या बना आपका, न्यू इंडिविजुअल बना। हाफ ऑफ क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में क्या था, डीएनए था, ठीक है। इट्स मीन कि अगर सिंगल क्रोमोसोम है माना, ठीक है, माना ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर राउंड शीट, मतलब राउंड कलर का था और रेड कलर का था, तो क्या हो गया, तो एक इसका हाफ ही, ठीक है, राउंड करेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में बना, ये जीन्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक ही करेक्टर हाफ, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका देखो ये माना रेड कलर का था, ठीक है, ये पूरा क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्या है आपका, पेयर्स में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेड कलर और माना आपका राउंड, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन हुई तो क्या हुआ, तो इसका हाफ ही क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा, मतलब इसका रेड करेक्टर पहुंचा, ठीक है, माना रेड करेक्टर पहुंचा, ठीक है। ऐसे ये आ गया आपका रेड करेक्टर। वैसे ही दूसरे का था कि इसका क्या था, एक येलो कलर का आ गया और एक व्रिंकल आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में इसका रेड कलर, इसका माना व्रिंकल करेक्टर, ठीक है। और क्या बना आपका, न्यू जो क्रोमोसोम बना वो रेड एंड व्रिंकल, ठीक है, रेड कलर एंड व्रिंकल का, ठीक है, ऐसा बना। इस तरीके से ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, बट ये जो बेसिक करेक्टर था ये ऐसे ही शो करेगा, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था चाहे यूकैरियोटिक है, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्टली आपका वो नहीं है कि आपका न्यूक्लियस है, बट वर्क इसी टाइप से करेगा कि डिवीजन होगी, वैसे ही करेक्टर होगा, उसमें एग्जैक्ट कॉपी होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, तो इसमें यहाँ से तो कुछ बना ही नहीं, तो इसमें तो वेरिएशन नहीं आई, तो इसमें वेरिएशन आएगी और नेक्स्ट जनरेशन होगी। इस तरीके से ये वर्क करेगा। क्लियर हो गया कि कैसे वर्क करेगा। अब ये मत समझना कि इसका पूरा ही आ जाएगा, इसका पूरा ही आ जाएगा, कुछ करेक्टर इसके आएंगे, अब इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। और ये क्या करेगा, तो डीएनए है, डीएनए में प्रोटीन है, ठीक है, डीएनए में स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन अब वेरिएशन करेगी, जब न्यू प्रोटीन ऐड हो जाएगी, डिपेंड करेगा वो कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा, इसका जरूरी थोड़ा ना रेड आएगा, दूसरा पोर्शन भी आ सकेगा, डिपेंड करेगा कैसे वो वर्क कर रहा है, ठीक है, इसके बेसिस पे होगा। अब जैसे कि प्लांट की बात करें,
देखो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था हॉर्मोन्स, कौन सा हार्मोन, जैसे कि आ गया आपका प्लांट हार्मोन ऑक्सीन, जो टिप पे प्रेजेंट होता है प्लांट की, जो क्या करता है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन है, डीएनए भी उसमें हेल्प कर रहा है और वो प्रॉपर फंक्शन हो रहा है। तो ग्रोथ ऑक्सीजन के साथ हार्मोन, एक्सेस प्रोटीन होगी, एक्सेस मतलब प्रॉपर होगा सब कुछ, तो ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, प्रॉपर होगी। अगर प्रॉपर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर डीएनए वर्क करेगा, प्रॉपर डीएनए प्रोटीन प्रॉपर अच्छे से बनी होगी, तो क्या होगा, आपका हार्मोन्स भी प्रॉपरली वर्क करेंगे और उसमें ग्रोथ पॉसिबल होगी, वो वर्क करेगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना सिग्नल दे रहा है, सिग्नल देगा कि ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद आया आपका, जैसे कि प्लांट हार्मोन को हमने डिस्कस कर लिया, तो अब ग्रोथ तो प्रोटीन होगी, वैसे ही तो ग्रोथ अगर ज्यादा है, ठीक है, प्रॉपर मिल रहा है तो ग्रोथ अच्छी है। बट अगर लेस प्रोटीन, ठीक है, लेस प्रोटीन होगी तो ग्रोथ लेस होगी। ठीक है, लेस प्रोटीन होगी, लेस ग्रोथ होगी, प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, मतलब टॉलनेस है अगर किसी प्लांट में, तो इट्स मीन वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन है डीएनए की, वो उसको ग्रो करने में हेल्प करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी तो ग्रोथ होगी। बट अगर प्रोटीन में वो सिम्टम्स नहीं है ग्रो करने के, तो हार्मोन्स को ज्यादा साइन नहीं देगी और जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होगी, तो लेस ग्रोथ होगी। अब ऐसा मत समझना कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जितना जो स्पेसिफिक होता है, वेरिएशन हो रही है, वेरिएशन हो रही है, तो ये सब कुछ इसमें जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कैसे क्या चीज रिलीज हो रही है। डीएनए में प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन है जो वर्क करेगी, और कैसे वर्क करेगी, इंडिपेंडेंट, अकेला सिंगल जो होगा वो हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि क्रोमोसोम था, इसमें हाफ हाफ होगा, हाफ करके न्यू फॉर्मेशन होगी जो रेड रिंकल होगी। वैसे ही अब इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके प्रोसेस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट था, हाउ डज ट्रेट्स वर्क, एक्सप्रेस कैसे शो करते हैं। तो ये कंसेप्ट था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ नहीं आएगा दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर अब देखिए, मेल एंड फीमेल दो ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल होते हैं मेनली, वैसे तो और भी होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं। तो वो कैसे होता है, जैसे कि बर्थ हो रहा है न्यू वन का, तो ये गर्ल होगी, बॉय होगा या कुछ और होगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो वो होता है, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि वो आता है आपका कंसेप्ट सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जैसे कि जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें तो जैसे कि ग्रोथ हुई, डिवीजन हुई, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उसके मुताबिक तो वो ब्रेक हो गया और न्यू फॉर्मेशन हुई। जैसे कि स्नेल है, डिपेंड करेगा कि कैसे वो फॉर्मेशन होगी, मेल बन जाएगा या फीमेल बन जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया। बट व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अब देखिए ह्यूमन बींग्स में कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेक्स है, मतलब मेल है या फीमेल है, कैसे पता लगेगा, देखते हैं। और इसको अच्छे समझिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए ह्यूमन बींग्स है जिसमें मेल है एक आ गया आपकी फीमेल। ठीक है, एक बात याद रखना, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं आपके क्रोमोसोम्स के। ठीक है, जो हमने स्टडी किया, ये शेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये कितने हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने आगे आपके 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आपको सिंगल में देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो 23 ही मेल में प्रेजेंट होंगे, 23 पेयर ही फीमेल में प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं होगा कि इनमें अलग अलग होंगे, ठीक है, काउंटिंग अलग हो जाएगी, इसमें कांस्टेंट होगा। हर ऑर्गेनिज्म के अपना अपने नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम के, किसमें कितने होते हैं, किसमें कितने होते हैं। बट हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। कैसे वर्क करता है, देखिए जो मेल है, ठीक है, इसमें जो सारे जो क्रोमोसोम होंगे 22 पेयर, 22 पेयर होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, सेम होंगे, बट जो 23 पेयर होगा वो क्या होगा आपका
डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। बट फीमेल में 23 to 23 सेम होंगे, ठीक है, सारे पेयर सेम होंगे। फिर जो पेयर सेम है, ठीक है, जो पेयर जैसे XX क्रोमोसोम है तो ये सेम है सारे, तो उसे बोला जाता है आपका ऑटोजोम, ठीक है। अगर XY है, दो डिफरेंट है, तो क्या बोला जाएगा, एलोजोम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फीमेल क्या है, सारे सेम है तो ऑटोजोम आ गए। मेल में एक डिफरेंट आता है, जो डिफरेंट पेयर है उसको बोला जाता है एलोजोम, ठीक है। अब 23 पेयर है, डिफरेंट है तो कैसा है, अब देखो एक्सप्लेन किया जाए। 23 पेयर सारे XX मान ले, तो एक जो होगा वो X एंड Y होगा, ठीक है। बट फीमेल में सारे ही X करैक्टर होंगे। अब ये मिल गई, फॉर्मेशन हुई नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई, ओवम एंड स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, न्यू इंडिविजुअल बना। तो कैसे फॉर्मेशन होगी, देखिए अगर XX बना तो क्या होगा, फीमेल, ठीक है। अगर XY मिला तो क्या होगा, मेल। इट्स मीन बॉय होगा गर्ल होगी, डिपेंड ऑन द मेल करेक्टर। फीमेल का इसमें दोष नहीं है, होते ना पहले रूढ़िवादी लोग कि लड़की होगी इसमें दोष लड़की का ही है, ऐसा नहीं होता। जो करेक्टर है मेल होगा फीमेल होगा बॉय होगी गर्ल होगी, डिपेंड करेगा मेल करेक्टर पे, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन होगी, नेक्स्ट में भी वही शो होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, फीमेल होगा तो XX, मेल होगा तो XY। याद रखना कितने होंगे क्रोमोसोम, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें कि जो 22 पेयर है वो आ गया आपके ऑटोसोम, और जो 1 पेयर है जो मेल में डिफरेंट होता है उसको बोला जाता है एलोसोम्स। क्लियर हो गया। सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ लिया, मैंडेलियन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया, और हमने हेरिडिटी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा कि पेरेंट्स के कैसे कैरेक्टर आते हैं, DNA के कैसे वर्क करता है। क्लियर हो गया। तो हाफ कंसेप्ट आपका चैप्टर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन कैसे वर्क करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।